मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से दिवाली की जो अपनी सेलिब्रेशंस हैं उसमें भी लगे होंगे। तो एक बार जल्दी से आ जाइए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके। वही आपकी जो मांग थी एक पुरानी कि कुछ क्लासेस पॉलिटी की भी दे दीजिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी दिवाली का ये जो वीक चल रहा है, सप्ताह चल रहा है, इसमें मैं आपको मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी ऐसी क्लास है जो पॉलिटिकल साइंस की दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने आपको बेसिकली जो पॉलिटी की दी थी वो था उच्चतम न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल, और आज मैं बेसिकली मेरे मन में विचार आया कि आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ रूबरू करवाया जाए। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और लगाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने। पहला सवाल है, भारत की आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है। आकस्मिकता निधि की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है सर कंटीजेंसी फंड की। किसकी बात कर रहा है? इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बात कर रहा है कंटीजेंसी फंड की। ठीक, ये बात कर रहा है यहाँ पे कंटीजेंसी फंड के बारे में। इस कंटीजेंसी फंड में बेसिकली 500 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं? इस कंटीजेंसी फंड में आपको 500 करोड़ देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम बात करें तो ये जो कंटीजेंसी फंड है ना, इसका आर्टिकल जो आपको देखने के लिए मिलता है भारत के संविधान में, इसका आर्टिकल, इसका अनुच्छेद जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है आर्टिकल 267, 267 नंबर का अनुच्छेद आपको इसके लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रकार की निधि होती है जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल मिल जाएगा? इसके लिए आपको आर्टिकल मिल जाएगा सर 266, 266 नंबर का अनुच्छेद इसके लिए आपको मिल जाएगा। तो हम पढ़ ही जो चैप्टर रहे हैं वो कौन सा है? हम पढ़ ही रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। और अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो एक कंटीजेंसी फंड, जिसे हम आकस्मिक निधि कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए कि कल को भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, उस परिस्थिति में सेना को जो है वो हथियार खरीदने की, गोला बारूद खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास ये 500 करोड़ रुपए हैं। वो इन 500 करोड़ रुपए में से जितने भी पैसों की आवश्यकता है वो निकाल कर अर्जेंट बेसिस पर बेसिकली दे सकता है सेना को कि आप इससे हथियार खरीद लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैंने बेस्ट एग्जाम्पल देने की कोशिश आपको की है। और ये जो देख रहे हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे दी जाती है सैलरी। ठीक है, इससे क्या दी जाती है? इससे सैलरी दी जाती है। तो सवाल का सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना, राष्ट्रपति से परमिशन लेकर, मंजूरी लेकर, राष्ट्रपति से परमिशन लेकर, मंजूरी लेकर इसका उपयोग राज्यपाल भी कर सकता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो राज्यपाल भी कर सकता है। ये भी याद रखिएगा, बेसिक सा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्यपाल भी इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, बट उसे उसके लिए परमिशन चाहिए। किससे? तो उसे उसके लिए परमिशन चाहिए बेसिकली भारत के राष्ट्रपति से। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संशोधन या किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई थी? वो कौन सा अमेंडमेंट आपको मिलेगा? 92 तो देखो होगा नहीं, और 93 नहीं होगा। इन दो को तो आप आसानी से काट सकते थे, इनमें तो दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए थी। ठीक, दो ऑप्शंस तो आसानी से कट सकते थे, इन दो ऑप्शंस में तो दिक्कत जो है वो होनी नहीं चाहिए थी बेसिकली। आगे बचता है 89, आगे बचता है 91। ठीक है, 93 बेसिकली क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि संबंध इसका आपको कहीं भी इससे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बाकी 92 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो वो भाषा वाला था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में,
इसी को हिंदी में कहते हैं क्या? इसी को हिंदी में कहते हैं बेसिकली मंत्री परिषद। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में यहाँ पर मंत्री परिषद जो है उसका बेसिकली नाम दिया गया है। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो देखिए, इसमें आपको कैबिनेट लेवल के मंत्री मिलते हैं जो सबसे बड़ा मंत्रालय होता है। सेकंड, यहीं पर आपको मिल जाते हैं सर कौन? तो यहीं पर आपको मिलते हैं स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, यहीं पर आपको मिलते हैं स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री जिन्हें हिंदी में कहा जाएगा। और तीसरे आपको मिल जाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर जिन्हें उप मंत्री कहा जाता है। उपमंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है, आप बोलोगे लिखा तो 4 है बट 3 क्यों? इस स्टेट मिनिस्ट्री में इसमें ही एक न्यू मंत्रालय, और बेसिकली आप बोल सकते हो वो आपको मिल जाएगा स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, देखिए साल 2000 में, वर्ष 2000 में, ठीक है, साल 2000 में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसे हिंदी में कहते हैं संविधान सुधार आयोग। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा संविधान सुधार आयोग। ठीक, संविधान सुधार आयोग। और इस आयोग ने रिकमेंड किया था क्या? इसने रिकमेंड किया था, इसने सलाह दी थी 10% मंत्री परिषद की। इसने सलाह दी थी 10% मंत्री परिषद की। बट बनाया कितना गया? बट अटल जी ने 15% फिक्स करवाया था। 15% फिक्स करवाया था। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बहुत हद तक चांसेस हैं आने वाले 5 सालों में ये 15% की संख्या शायद आप 20% होते हुए देखेंगे, 20% होते हुए देखेंगे। इसके पीछे जब हो जाएगा तो मैं आपको फिर रीज़न बताऊंगा, अभी रीज़न नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो सवाल का सही जवाब क्या है? 91st अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी जब सवाल बनते हैं ना, तो इस तरीके से बन जाते हैं। चलिए आगे है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो देखिए, ये बेसिकली बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द हेल्प और एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना, एक मंत्री परिषद की सलाह होती है राष्ट्रपति की सहायता हेतु, हिंदी में। अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स on a recommendation of prime minister, on a recommendation of PM। ये है सर संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित, संविधान संशोधन प्रक्रिया मेथड, यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक ही आर्टिकल बचता है, वो है आर्टिकल 356। और अगर हम बात करें, आज तक इस आर्टिकल का इस्तेमाल 120 से लेकर 130 बार हुआ है, 130 टाइम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ पहली बार कहाँ हुआ था? पेप्सू में। और याद रखिएगा, साधारण बहुमत के आधार पे, सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पर 2 महीने में पास कराना होता है। 2 मेजॉरिटी पर
2 महीने में, 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में पास करवाना होता है संसद से। कहाँ से? संसद से, पार्लियामेंट से। क्लियर है? उम्मीद करूँगा पॉइंट समझ आ गया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या जो है यहाँ भी आपको देखने के लिए नहीं मिली होगी। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। आर्टिकल 356 इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर देखो भाई, बहुत अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। 1 घंटा बात कर सकते हैं, बट अभी 1 घंटा इस क्लास में बात करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखो ऑप्शन में लोकसभा दे रखा है, तो मुझे लगता है कि सोचने की शायद आवश्यकता जो है वो कम पड़नी चाहिए, बट अगर फिर भी आप सोच रहे हैं तो समस्या है। ठीक, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। व्याख्या है कहाँ पर? वो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसने अगर 25 जुलाई को शपथ ले ली, ठीक है, अब मान लीजिए उसने 25 जुलाई को शपथ ले ली सर 2022 में, तो उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए? उसका कार्यकाल होगा 25 जुलाई 2027, 2027। यहाँ रिटायर हो जाएगा आफ्टर 5 साल, 23, 24, 25, 26, 27। बट क्या ऐसा हो सकता है कि जब उसका कार्यकाल ख़त्म हो तो वो दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो? ये है बेसिकली क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है वेतन के बारे में। वेतन, राष्ट्रपति के वेतन हेतु जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी क्वालिफिकेशन, योग्यता एवं शर्त, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? योग्यता और शर्त, इंग्लिश में बोलेंगे क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये यहाँ मिलेंगी। यहाँ आपको मिल जाएगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। मगर जो क्वेश्चन उसने पूछा है ना, उस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति जितनी मर्जी बार चाहे वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति जितनी मर्जी बार चाहे वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ये स्टेटमेंट आपको कहाँ लिखी हुई मिलती है? आर्टिकल 57 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी किसको? करिए अटेम्प्ट। वो बोल रहा है जैसे ही प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन किसे करेंगे? उपराष्ट्रपति को रेजिग्नेशन दे दिया, आर्टिकल 56 के तहत ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी जो जानकारी है वो किसे देगा? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर लोकसभा के स्पीकर को। देखिए सर, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 56 यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यकाल के बारे में। यहीं पर आपको इम्पीचमेंट वाला पॉइंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब महाभियोग वाला जो पॉइंट है वो भी यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं पर आपको बोल देगा इस्तीफे वाले पॉइंट के बारे में भी। किसके बारे में भी? त्यागपत्र वाले पॉइंट के बारे में भी। त्यागपत्र वाले पॉइंट के बारे में भी। त्यागपत्र किसे सौंपता है भारत का राष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और यही ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा, इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति सबसे पहले देगा लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोकसभा का स्पीकर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर को नहीं देगा जानकारी, नहीं देगा, क्योंकि वो स्वयं ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है कहाँ पर? देखो सर, 2 आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 71, एक है 131। यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चुनावी मामले
चुनावी मामले कहाँ जाएंगे सर? तो ये जाएंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ लिखा हुआ है मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में, मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनका केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। स्टेट वर्सेस स्टेट, इनका केस भी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही। केंद्र मतलब यूनियन वर्सेस स्टेट, ये कहाँ चैलेंज हो सकता है? तो सर ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, उच्चतम न्यायालय इज़ अ करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो फटाफट से पूछिए एक बार, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत। राष्ट्रपति के चुनाव से हेतु 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो याद रखना ज़रूरी है। क्लियर? ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वह मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मैंने पीछे समझाया है इसके बारे में, करिए एक बार अटेम्प्ट। देखो अगर आपको याद है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, पहले 3 हुआ करते थे, मगर अभी भी कई सारी जगहों पे आपको 3 ही लिखा हुआ मिलेगा, 4 नहीं, क्योंकि 4 तो स्टेट के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया, बस ऐसे है। ठीक, तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको चाहे आप 3 कर लो, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि सर ने तो 4 लिखवा दिया, प्रकार 3 है। मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि इसी में एक नया मंत्रालय बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय। ठीक, चलिए सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो दोनों की दोनों सही हैं। किस बेसिस पे सही है? क्योंकि पहली तो ऑटोमेटिकली सही है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि भैया कौन मंत्रिमंडल का सदस्य होगा या नहीं होगा, बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? बताइए भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो अन्य कोई लाभ का जो पद है वो धारण नहीं करेगा? ये स्टेटमेंट कहाँ आपको मिल जाएगी? इसमें लिखा हुआ है विदाउट रेंट, विदाउट रेंट होम, मतलब वो जिस घर में रहेगा उसका किराया उसे नहीं देना होगा। इसके अलावा जो भी उसके अलाउंसेस हैं, मतलब राष्ट्रपति को मिलने वाले जो भी भत्ते हैं, अलाउंसेस नॉट कम, नॉट डिक्रीज ड्यूरिंग टेन्योर। तो कार्यकाल के दौरान ना उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो भी उसके अलाउंसेस हैं, सॉरी एक्सपेंसेस नहीं, अलाउंसेस, वो कम नहीं किए जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, और ए में लिखा हुआ है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, क्लियर?
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? वो कौन सा अनुच्छेद आपको मिलेगा जहाँ पे राजनीतिक दल ये जो शब्द है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 74, 75, 75 का 75 का खा। तो यहाँ इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा 75 का खा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए बेसिकली मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महान्यायवादी? महान्यायवादी के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त है, मतलब बेसिकली एलिजिबल है। महान्यायवादी को उनके पद से उसकी प्रक्रिया हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है, वो बोल रहा है कौन सा सही है? तो केवल पहली सही है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के बेसिकली न्यायाधीश के पास होनी चाहिए। वही योग्यता आपको मिलेगी किसके पास? वही योग्यता आपको मिलेगी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पास। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन और उसके बाद किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के चुनावों को ज़ीरो घोषित कर दिया गया, मतलब निगलेक्ट कर दिया गया, तो उस परिस्थिति में क्या है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 71 में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, अनुच्छेद 71 में। इसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष परिवार के सभी कोर्सेज पर, और अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ पर, अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे RPSC, NORCET, रिट, RRB, NTPC, राजस्थान पशु परिचार, इन सभी पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है, उन पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलता है। ये जो ऑफ़र है 24 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक वैलिड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ऑफ़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। चाहे हम कोर्सेज़ की बात करें, सभी कोर्सेज़ पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ पर भी आपको अप टू 90% का डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, चलिए आगे है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को विशेष संबोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो जो जवाब नहीं दे पा रहा है, मान लीजिए अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक चीज़ समझनी है कि हाँ, थ्योरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कहूँगा, थ्योरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सही चयन आपको करना पड़ेगा, बहुत डीपली डेप्थ में जाके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और वो कोर्सेज़ के माध्यम से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको थ्योरी बेसिकली पढ़ाई जाती है और बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। सर, बहुत डिटेल का मतलब है बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जाने जाते हैं गुणवत्ता एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो फिर एक चीज़ याद दिलवाऊँगा, 90% तक का डिस्काउंट सभी कोर्सेज़ पर चल रहा है। सभी कोर्सेज़ पर, जितने भी उत्कर्ष एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिलेंगे, हर एक कोर्स पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, मतलब 3 महीने आपको अतिरिक्त वो जो वैलिडिटी है वो मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज़ को एनरोल करते हैं ना, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए जी, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय हॉल में विशेष संबोधन को सदन की नियुक्ति बैठक नहीं माना जाता।
राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय हॉल में विशेष संबोधन को सदन की बैठक की एक भाग समझा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन सदन के प्रत्येक सत्र के तुरंत पहले किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन राष्ट्रपति भवन में भी किया जा सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो इसमें आपको मिलती है। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब वो बोल रहा है कौन सा निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है। चलो मैं चाहूँगा इस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक, होमवर्क के रूप में। इसको HW में डालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रत्येक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का धारण करते हैं पद। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। चलिए करिए अटेम्प्ट, क्या रहेगा जवाब। चलिए जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं ही। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल के सही जवाब की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये आपको मिल जाएगा विधि निर्माण हेतु। मतलब विधि निर्माण हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, मतलब प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा। और संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये जो दोनों हैं वो सही हैं। एक आपको मिल जाता है लिखा हुआ कहाँ, एक आपको मिलता है सर आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 2 में। ये आपको मिलता है बेसिकली आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर। ठीक है, इसके साथ साथ एक बार फिर आपको याद दिलवाना चाहूँगा 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, जब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है उस समय ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है कि ज़रूरी नहीं है उस समय वो सदस्य हो, मगर विद इन 6 मंथ्स उसे सदस्य होना ज़रूरी है। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन जो है HW के रूप में लीजिए। 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, HW के रूप में मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में फिर आपको एक चीज़ याद दिलवाना चाहूँगा कि जो भी हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन पे कोर्सेज़ हैं उन सब पे आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी और साथ के साथ आप अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेते हैं ना तो उसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो हैं वो भी एकदम साथ में फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफ़र आप देखते हैं ये वैलिड है 24 से लेकर 3 नवंबर तक। ये ऑफ़र वैलिड आपको देखने के लिए मिल रही है। और ऐसा ना हो कि वो जो सेल लगती है तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि भैया जब सब कुछ बिक चुका होता है, मतलब बेसिकली जब दुकान में से बहुत सारी अच्छी वस्तुएं लोग खरीद के ले जाते हैं उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग। तो ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए, पहले पहुंचिए और पहले जो भी आपका मनपसंद कोर्स है उसमें एनरोल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि भैया टिकटें ऑलरेडी बिक चुकी हों और तुम बाद में लाइन लगा के खड़े हो कि सर हमें तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कोर्स पर
आपको ज़बरदस्त अप टू 90% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका लाभ ज़रूर लीजिए। और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मैंने दिए हैं, मैं चाहूँगा उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।